नमस्कार दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th की जो है साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 9 लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये हमारा 10वां लेसन है और 10वें लेसन का जो है ये पार्ट 2 है। इससे पहले 10वें लेसन का पार्ट 1 में हम लोगों ने इस लेसन का कुछ भाग पढ़ चुके हैं और इस लेसन के सेकेंड पार्ट में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लेसन है 10वां, जीवों में श्वसन। जीवों के श्वसन के बारे में इससे पहले पार्ट 1 में चर्चा की जा चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे एनसीईआरटी के जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसकी सूचना आपको समय पर मिल जाए। चलिए अब हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हम पिछले पार्ट तक यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमारा लेसन हो चुका था। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं हम श्वसन कैसे लेते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं। आइए हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथुनों यानी नासाद्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनों से या नासा गुहा में चली जाती है, नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों फुसफुस में जाती है और फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है चित्र बना हुआ है, ये है नासा गुहा, यानी नासा मार्ग से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और ये नासा से होती हुई ग्रसनी और ग्रसनी से फिर कहाँ जाती है, श्वास नली में। ये देखिए श्वास नली है और श्वास नली से क्या होता है, ये फेफड़ों में पहुँच जाती है। यानी एक फेफड़ा ये और ये फेफड़ों में क्या होता है, सांस पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से ये मानव के जो है श्वास तंत्र का चित्र है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। ये जो वक्ष गुहा होती है ये क्या होती है, ये पसलियां हैं और पसलियों से क्या होता है, ये घिरी रहती हैं। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम यानी मध्यपट कहलाती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम यानी मध्यपट कहलाती है, वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। जो श्वसन में क्या होता है, डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियां क्या होती हैं, ऊपर की ओर खिंचती हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी पसलियां नीचे की ओर होती हैं। तो यानी जब श्वसन में क्या होता है, जब श्वसन प्रक्रिया होती है तो हमारी पसलियां भी क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, हमारी पसलियां भी गति करती हैं। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो ये याद रखिएगा कि अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती हैं। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर गति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, जबकि जो हमारा डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करता है। वो हमारा क्या होता है, नीचे की ओर गति करता है। ये डायफ्राम यहाँ पर बना हुआ है, ये डायफ्राम आप देख सकते हो, ठीक है, ये डायफ्राम है हमारा। जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां ऊपर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष के आयतन को बढ़ा देती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे वक्ष का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आयतन, हमारे वक्ष का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च वसन के समय पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर आती हैं, जबकि डायफ्राम हमारा क्या होता है, ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। याद रखिएगा कि जब हम सांस छोड़ते हैं, जब वो हम उच्च वसन करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तो पसलियां हमारे नीचे की ओर होती हैं
और अंदर की ओर आ जाते हैं, जबकि डायफ्राम हमारा क्या हो जाता है, ऊपर अपनी पूर्व की स्थिति में ऊपर की ओर चला जाता है। डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की ओर चलाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर ढकेल दी जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। हमारे आसपास की वायु में भी अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धुआं, धूल, पराग कण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में अवस्थित रोमों में फंस जाते हैं। जो हमारी नासा गुहा होती है, जो नाक होती है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है छोटे छोटे रोम होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इसमें धूल और कण क्या होते हैं, फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण होते हैं जो नासा के पार भी चले जाते हैं। तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या होता है, छींक आती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु भी हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी, जब आप छींकते हैं तो आपकी नाक ढक लें। जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्ति द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। जाहिर सी बात है, जब हम छींकते हैं तो उसके आगे रुमाल लगा लेना चाहिए। तो ये पूरा डायफ्राम बना हुआ है। यहाँ देखिए वायु क्या होती है, अंदर की ओर आ रही है। जब वायु अंदर की ओर आ रही तो हमारा ये पूरा डायफ्राम जो है, ये हमारी जो पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ ऊपर की ओर गति कर रही हैं। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, पसलियाँ हमारी ऊपर की ओर गति करती हैं, और जो डायफ्राम हमारा होता है ये नीचे की ओर गति करता है। ये किस तरफ गति करता है, नीचे की ओर। वहीं जब हम वायु छोड़ते हैं, जब हम ऑक्सीजन या वायु छोड़ते हैं तो क्या होता है, पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं। पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं, और जो हमारा डायफ्राम होता है ये ऊपर की, यानी पहले जैसी स्थिति में पुनः पहुंच जाता है। तो ये याद रखिएगा कि अंतःश्वसन में क्या होता है, पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं, डायफ्राम नीचे, और उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं और अंदर की ओर गति करती हैं, और डायफ्राम हमारा पूर्व स्थिति में हो जाता है। तो ये मानव श्वसन की जो है क्रियाविधि है। मानव श्वसन की क्रियाविधि का जो है चित्र बना हुआ है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं? तो ये प्रक्रिया जो है आप आसानी से चेक कर सकते हो। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है। इससे आवश्यक बचना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा की अमाप में परिवर्तन होते हैं। वक्ष गुहा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे वक्ष गुहा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो उसका आकार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। बच्चे सीना यानी वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। बच्चे जो है सीना यानी वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकती है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। यहाँ पर वक्ष के अमाप का जो है एक सारणी बनी हुई है। इसमें आप जो है इस सारणी को आप भर सकते हैं। सहपाठी का नाम, अंतःश्वसन के समय वक्ष का माप क्या था और उच्छ्वसन क्या, और अमाप में अंतर क्या है, यानी दोनों में अंतर क्या है। तो इस सारणी को आप भर लीजिएगा। चित्र में देखिए एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का क्या कर रहा है, छाती का यानी वक्ष का माप कर रहा है कि अंतःश्वसन के समय और उच्छ्वसन के समय उसके वक्ष का आकार कितना हुआ है। तो ठीक है। बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए।
प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काट कर अलग कर दीजिए। वायु के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए और बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे नली आसानी से निकल जाए। नली के साकित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सीलबंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ व प्लास्टिक इस तरीके से जो है कि एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़े में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारे को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर ढकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? इस प्रकार से जो है बताया गया है कि आप जो है बना सकते हैं। और जब आप इसको खींचेंगे तो क्या होगा, गुब्बारों में हवा भर जाएगी और जब आप इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, इससे हवा निकल जाएगी। तो एक तरीके से जो है श्वसन की क्रियाविधि का जो है ये प्रतिरूप तैयार किया गया है। इस मॉडल के गुब्बारे में किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत को किसे प्रदर्शित करते हैं? अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम उच्च श्वसन में बाहर क्या क्या निकालते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या निकालते हैं? जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें हम क्या क्या निकालते हैं? कोई पतली स्वच्छ परखनली लीजिए, इसमें कार्क लगा हो। यदि परखनली उपलब्ध ना हो तो कांच की प्लास्टिक बोतल ले सकते हैं। इस तरीके से जिस बच्ची ने इसमें बनाया है ये प्लास्टिक की बोतल है। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रा नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रा को धीरे धीरे चूने के पानी से फूंक मारिए। चित्र 10.8 में देखिए कि क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है या नहीं दिखाई देता है। क्या आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं इस तरीके से चित्र में इस तरीके से दिखाया गया है कि चूने का पानी लीजिए और उसमें जो है स्ट्रा की सहायता से फूंक मारिए। जब चूने के पानी में आप फूंक मारते हो तो जो चूने का पानी होता है वो कैसा हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है। दूधिया रंग का हो जाने के पश्चात इससे हमें ये पता चलता है कि जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही जो चूने को पानी को दूधिया कलर का कर देता है। तो इससे हमें पता ये चलता है कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतः श्वसन या उच्च श्वसन करते हैं वह गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। वह गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। यहाँ इस चित्र में इस डायग्राम में समझाया गया है कि अंतः श्वसन और उच्च श्वसन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। जब अंतः श्वसन द्वारा जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत होती है, 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.4%। कितनी होती है, 0.4%। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितनी हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और ये 16.4% हो जाती है। और जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम सांस लेते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो उसमें 16.4%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है, जबकि हम छोड़ते हैं तो वो 4.4% हो जाती है। क्या हम उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने यह देखा होगा कि अगर आप दर्पण के सामने उच्छ्वसन छोड़ते हो तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण होती है। जल के ये बिंदुकण कहाँ से आते हैं? जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जल के भी बिंदुकण आ जाते हैं, पानी के बिंदुकण भी आ जाते हैं।
तो बताया गया है कि ये जल कहाँ से आता है। ठीक है, तो सांस में याद रखिएगा कि पानी भी होता है, यानी नमी भी होती है। अब बताया गया है अन्य जंतुओं में श्वसन। अब ये तो था मनुष्यों में श्वसन किस प्रकार से होता है, मनुष्य में कौन सी गैस ग्रहण करता है, कौन सी गैस निकालता है। अब जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। गाय, शेर, हाथी, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। याद रखिएगा कि हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की तरह क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं, क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं, आइए इसका पता लगाते हैं। बोझो जानना चाहता है कि कॉकरोच और तिलचट्टा, घोंघे, मछली, केचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। बोझो कहता है क्या कॉकरोच को तिलचट्टा भी कहते हैं, घेंगे, घोंघा, मछली, केचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कॉकरोच के शरीर में क्या होते हैं, पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। याद रखिएगा कि कीटों में और तिलचट्टे में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। क्योंकि कीटों में क्या होता है, नालियों का एक वायु की नालियों का एक जाल बिछा होता है जिससे ये श्वास लेते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये कॉकरोच का जो है चित्र है और इसमें देखिए ये क्या है, ये छोटे छोटे श्वास प्रणाल हैं जिनसे क्या होता है, तिलचट्टा सांस लेता है। समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के प्रत्येक ऊतक में विस्तृत होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि श्वास नाल जो होती है वो किसमें पाई जाती है, केवल कीटों में ही पाई जाती है और यह प्रणाली केवल कीटों में ही होती है, अन्य जंतुओं में नहीं होती है। केंचुए में किस प्रकार से श्वसन होता है, तो तिलचट्टे में आपने देख लिया कि श्वास नाल होती है या श्वास प्रणाल होती है जिसके माध्यम से तिलचट्टा क्या करता है, सांस लेता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम सांस रंध्र कहते हैं। केंचुए में कक्षा 6 और के अध्याय 9 में आपने पढ़ा है कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए जो होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया किससे करते हैं, अपनी त्वचा से करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और रेशमी प्रतीत होती है। इससे इसमें से गैसों का आवागमन कैसा हो जाता है, आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में भी मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो केंचुआ होता है वो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। इसकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, आर्द्र और श्लेष्मी होती है। क्योंकि मेढक में फेफड़े होते हैं, लेकिन मेढक दो तरीके से श्वसन करता है। जब वो पानी के अंदर होता है तो अपनी त्वचा से श्वसन करता है, और जब वो बाहर आता है तो वो अपनी फेफड़ों से श्वसन करता है। तो इस प्रकार से ये आप समझ सकते हो। जल में रहने वाले, जल में जो जलीय जंतु होते हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं, क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन कैसे करते हैं। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल्स होते हैं। मछलियों में क्या होते हैं, क्लोम या गिल्स होते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम जो होते हैं वो त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं।
यहाँ पर ये देख सकते हो कि मछली में ये क्लोम है, ये क्या है, क्लोम है। आप सोच रहे होंगे क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये चैप्टर जो है 10वां लेसन हम यहीं तक रखेंगे और इसका जो अगला पार्ट है, जहाँ तक अगले पार्ट में पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।